हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करें। यानी जो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है, तो उसमें केंद्र और राज्यों की किसी हिसाब से उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी हिसाब से उनका उसका बंटवारा किया गया है। ओके, तो इसमें जो संविधान का 11वां भाग है, उसका जो दूसरा अध्याय है, उसमें आर्टिकल नंबर 256 से 263 तक के जो आर्टिकल्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको प्रशासकीय जो संबंध है उसको निर्धारित करते हैं। और जो आर्टिकल 73 है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जिन विषयों में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, तो उनमें प्रशासन चलाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी। सीधा मतलब ये है कि जैसे संघ सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। अब ये जो कानून बनाने की पावर सीधे तौर पे जैसे इसमें केंद्र के पास भी है, तो उसमें प्रशासन चलाने की जो पावर है वो केंद्रीय सरकार के पास रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 162 के अकॉर्डिंग जिन विषयों पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव एजेंसीज हैं, जो विधानमंडल है, वो कानून बना सकते हैं। जैसे राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर डायरेक्टली वो कानून बना सकते हैं। तो उन विषयों के ऊपर प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों को हैंड ओवर करी गई है। लेकिन इसके देखते हुए, इसको इस बैलेंस को मेंटेन रखते हुए ये भी कहा गया है कि जो केंद्र और राज्य हैं, तो उसमें जो एक अहम जो व्यवस्था करी गई है वो है कि केंद्रीय जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं प्रेफर उसमें मिली हुई है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आ जाती है राज्यों की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के लिए बाधा नहीं बन सकती। आर्टिकल नंबर 257 के अकॉर्डिंग कि केंद्र जो राज्य सरकार है वो अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इसी हिसाब से करेगी। इट मीन्स जो राज्य सरकारें हैं, जैसे हरियाणा सरकार है, तो हरियाणा सरकार अपना जो प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी सरकार की जो वर्किंग रहेगी वो इसी हिसाब से रहेगी कि जो केंद्र के द्वारा या जो संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी पालना हो सके। हम लोग कोई ऐसा हरियाणा के लेवल पर कोई ऐसा प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया जा सकता, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू होने से रोकता हो। इसके अलावा जो भी जो केंद्रीय सरकार की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता हो, उसको उसका अतिक्रमण करता हो, उसको उसमें बाधा पहुंचाता हो, तो ऐसा कोई भी निर्देश राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। यानी प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है, राज्य का जो प्रशासन है वो गवर्नर के नाम से चलता है। संवैधानिक मुखिया होता है कि बेशक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन स्टेट लेवल पर वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। और कोई भी जो प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है तो राज्यपाल के नाम से ही लिया जाता है। यानी राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के नाम से चलता है, गवर्नर के नाम से चलता है। तो गवर्नर को नियुक्ति जो करने की प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही उसको पद से हटाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक संबंधों में जो राज्यपाल है उसकी एक भूमिका हो जाती है। ओके। थर्ड नंबर पे है राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व वाले संचार के साधनों के निर्माण और देखभाल के संबंध में। देखिए, बहुत सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर स्टेब्लिश होते हैं। यानी राज्यों में बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा सैनिक जो यूनिट्स हैं उनकी स्थापना भी करी जाती है। कैंट वगैरह जो हो, मिलिट्री के एरियाज हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उनकी देखभाल देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की डिसाइड करी गई है। और इसमें मैं ये भी बता दूं, अगर राज्य सरकारें उसमें असफल होती प्रतीत होती हैं तो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ को केंद्र सरकार राज्यों में भेजने का आदेश दे सकती है। और ऐसे आदेश पहले के ज़माने में या पहले के जो घटनाएँ हैं उसमें दिए भी गए हैं। पहले के पूर्व के समय में इस तरह की जो एक किस्म से जो एजेंसीज को राज्य के लेवल पर भेजने की व्यवस्था है वो रहती है। ओके।
फोर्थ इसमें है रेलवे लाइनों की सुरक्षा के संबंध में, यानी जो रेलवे लाइन जो राज्यों से होके गुजर रही है, तो राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि अपनी राज्य की सीमा के अंदर जो रेलवे लाइन है, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो जो है पुख्ता बंदोबस्त करे। कई बार हम लोग मूवमेंट्स में देखते हैं बहुत सारे जो, चाहे वो रिजर्वेशन के हो या बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में रेल की पटरियों को उखाड़ा जाता है, तो ये जो उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है। ओके, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश केंद्र सरकार दे सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे संबंधी विवादों का निपटारा। देखिए ये जो पूरी व्यवस्था है जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं, यानी जो ऐसी नदी है जो एक राज्य से होके नहीं गुजर रही है, उसका एरिया दूसरे राज्य में भी है, यानी वो एक राज्य से शुरू होकर के दूसरे राज्य में एंट्री करती है, फिर तीसरे में है, या जो भी एक से अधिक राज्यों में वो बह रही है, होकर गुजरती है वहां से, तो उनके बीच में यदि उसके पानी को लेकर के कोई विवाद है, तो इसको न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया है। ये क्लियर आप समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके दायरे से उसको बाहर रखा गया है। उसके लिए जो राइट है वो संसद को दिया गया है। संसद ने क्या किया, उसके लिए 1956 में एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए, यानी ऐसी नदियों के जो एक राज्य से होके नहीं गुजरती, कई राज्यों से होके गुजरती हैं, तो उस नदी के जल के ऊपर यदि विवाद है उन राज्यों में जहां जहां से वो होके गुजर रही है, बह रही है जहां पे वो, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करी गई। इस ट्रिब्यूनल में एक जो है वो चेयरमैन होता है, और बाकी जो है वो उसके मेंबर होते हैं, और ये न्यायिक प्रकृति के लोग होते हैं, जुडिशियल नेचर के लोग होते हैं। तो और जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है उसके मामले में, वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, वह अंतिम माना जाता है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसे पंजाब एंड हरियाणा के सतलुज यमुना SYL जो नहर है, उसके ऊपर विवाद है, हंसी बुटाना नहर के ऊपर विवाद है। इसके अलावा जैसे अ, यदि हम लोग बात करें तो कावेरी नदी के ऊपर विवाद है। इस बहुत सारी कई नदियों के ऊपर विवाद जो हो वो, केन बेतवा नदी के ऊपर भी विवाद जैसे रहा, इस अब भी वर्तमान में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, राजस्थान है उसमें। तो ये जो कई नदियों के बीच के आपस के जो जल बंटवारे से संबंधित जो विवाद है, उसके लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करी गई। ओके, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इसमें स्टेट की भूमिका नहीं है। अब जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो न्यायिक प्रशासन है, तो उसको उसकी भी एक भूमिका रहती है स्टेट लेवल के ऊपर। न्याय करने की जो जिम्मेदारी वो हाई कोर्ट की रहती है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो केंद्रीय सतर पर की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नाम दिए, सॉरी, कॉलेजियम व्यवस्था उसमें रहती है। ओके, अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था, इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था करी गई है। ध्यान रहे यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 263 के अकॉर्डिंग है। इट मीन्स यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ये कई बार क्वेश्चन आता है MCQs में कि ये संवैधानिक संस्था है या नहीं है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसलिए किया जाता है सेंटर और स्टेट के विवादों को या फिर अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। और इसका गठन सरकारी आयोग जो रहा 1983 में, जिसको किस्म से स्थापना करी गई, 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उसने ये भी सिफारिश करी थी कि अब जरूरत हो गई है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो 28 मई 1990 को फिर पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर दी गई, और इसकी पहली जो बैठक हुई है फिर वो 10 अक्टूबर 1990 को VP सिंह जो जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में हुई है। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होता है कि इसका प्राइम मिनिस्टर, यानी जो जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जब भी होगी तो चेयरमैनशिप जो हो वो प्रधानमंत्री ही करेगा। तो इसमें किसी हिसाब से अंतर्राज्यीय विवादों को निपटारा उसका होना चाहिए, क्या सेंटर को करना चाहिए, क्या स्टेट को करना चाहिए, ये उससे संबंधित सिफारिशें देती है। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है आपातकालीन घोषणा लागू होने की स्थिति में, यानी यदि 352 लागू हो जाता है तो जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक में तब्दील हो जाता है और राज्य सरकारों की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था। अब ये जो, क्योंकि प्रशासनिक संबंधों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वह उसमें एक अहम रोल ऑफिसर्स प्ले करते हैं। एक किस्म से प्रशासन तो वही चलाते हैं प्रशासनिक शक्तियों का प्रैक्टिकली प्रयोग तो वही करते हैं। आईएएस अधिकारी जो होते हैं, जो सिविल पावर्स हैं, उनका भी यूज करते हैं। आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी उनके पास होती है। अब इनकी ट्रेनिंग, इनकी सिलेक्शन तो होती है सेंट्रल लेवल के ऊपर, उसमें उनको कैडर अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद फिर काम करने के लिए इनको राज्यों में भेजा जाता है। तो प्रशासनिक संबंधों में ये जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, इनकी भी बड़ी एक भूमिका रहती है। ओके, एक होता है आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को विभिन्न जो हो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता दे सकती है। अब यह आर्थिक सहायता देते समय केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश, यानी जो भी सहायता दी जा रही है वो सहायता कहाँ खर्च की जानी है, कैसे है, उससे रिलेटेड प्रशासनिक जो आदेश है वह भी उस अनुदान, वो उस सहायता के साथ एडजस्ट किए जा सकते हैं और उनका पालन करना राज्यों के लिए जरूरी होता है। ओके, हिंदी भाषा के विकास के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का आर्टिकल नंबर जो 351 है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि केंद्र जो है वो समय समय पर राज्य सरकारों को यह आदेश दे सकता है कि वह हिंदी भाषा की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करें। और हम लोग देखते हैं जैसे जब भी ऐसी सरकार टाइम टू टाइम इस तरह के लेटर्स, इस तरह के सर्कुलर जारी किए जाते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य है, जो एक किस्म से पत्र जो व्यवहार है वो हिंदी में होना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर कई बार आते हैं कि राज्य जो भी पत्र व्यवहार केंद्र के साथ करते हैं उनको हिंदी में भेजा जाए, या फिर निचले सतर पर जो ऑफिसेज का जो वर्क होता है, जो कार्यालयों में जो इंग्लिश का दबदबा है उसको खत्म करने की ओर की कोशिश की जाए और हिंदी को बढ़ावा वहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अच्छा आता है भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में, यानी जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज में है इंडिया में, तो उसमें उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिख हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे आपके पंजाबी भाषा वो बोलते हैं तो उसके लिए कोई ऑर्डर जारी किया जा सकता है किसी स्टेट के लिए। उर्दू है, जैसे मुस्लिम जो है वो उनकी मातृभाषा उर्दू है, तो उर्दू के डेवलपमेंट के लिए कोई फंड वगैरह उसको अरेंज किया जाना चाहिए। कोई उसमें जैसे अवेयरनेस लोगों में बढ़े, या जो ज़्यादा जो ड्रॉप आउट, जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको दोबारा से जो हो वो स्कूलों में दाखिला करवाया जाए। तो उनकी प्राइमरी लेवल पर जो व्यवस्था है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ओके, वित्तीय आपातकाल अगर घोषित हो जाता है, 360 यदि लग जाती है, तो 360 में नंबर एक तो वेतन भत्तों में कटौती होती है, एक तो ये निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों में, यदि राज्यों के विधानमंडलों में यदि कोई भी मनी से रिलेटेड कोई भी बिल चला हुआ है तो उसको राज्यपाल स्वीकार करने की बजाय राष्ट्रपति को भेज सकता है, यानी सेंट्रल लेवल पर उसकी समीक्षा की जा सकती है कि क्या वास्तव में उस धन की जरूरत स्टेट के लेवल पर है या नहीं है। बट ये 360 लागू होने की स्थिति में ही होता है। ओके, थैंक यू।